नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक और अभियान अभी चल रहा है, कई कई महीनों से, बल्कि सालों से आप कह लीजिए। कहीं पे निशाना है और कहीं पे निगाहें। निशाना मोदी पर है और निगाह अडानी पर है। इसे उल्टा कर लीजिए, निगाह मोदी पर है और निशाना अडानी पर है। एक ही बात। और ये कि पूरा का पूरा टूल किट आज मैं आपके सामने पूरी तरह से इस टूल किट को एक्सपोज करने जा रहा हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा हूं कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों तक फैक्ट पहुंचे। इनका जो प्रचार तंत्र है, वो प्रचार तंत्र बहुत खूंखार प्रचार तंत्र है। और ये प्रचार तंत्र, इसकी शुरुआत ये करते हैं 7 समंदर पार से भारत में। उसके बाद उसको, जैसे रिले दौड़ होता है ना, तो रिले दौड़ का बैटन थामते हैं ये लोग। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। इस बार भी इन्होंने शुरुआत की अमेरिका से। वही, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी वॉशिंगटन पोस्ट। आज मैं वॉशिंगटन पोस्ट के भी बारे में आपको बताऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी कि भारत सरकार के कुछ अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है, उनके कुछ लोगों के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है एलआईसी, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अडानी ग्रुप में हजारों करोड़ रुपए निवेश कीजिए। और इतना ही नहीं, ऑलरेडी निवेश किया जा चुका है और उसमें भी सरकार की तरफ से एलआईसी को डराया गया, इन्फ्लुएंस किया गया। लपोलवाब यह है, डराया गया, इन्फ्लुएंस किया गया कि आप अडानी ग्रुप में पैसा निवेश कीजिए। यह खबर छापी। देखने से आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सत्य भी हो सकता है, क्योंकि सरकारें कंपनियों को मदद पहुंचाती हैं। ये ट्रेडिशन रहा है। आज मैं ट्रेडिशन भी बताऊंगा कि कैसे कंपनियों को मदद पहुंचाती है। उस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपना अभियान शुरू कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक पूरा जो इकोसिस्टम है, जो टूल किट है, वो एक्टिव हो गया। और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को दिवालिया बनाने के लिए काम कर रही है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। एलआईसी के पास जो लोगों का पैसा है, जो इंश्योरेंस कंपनी लोगों को इंश्योरेंस बेच करके लेती है, उस पैसे को नरेंद्र मोदी अपने साथी अडानी जी को दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा नैरेटिव, इनका इकोसिस्टम शुरू हो गया। खबर कहां से आई? वॉशिंगटन पोस्ट से। आप देखिएगा कि ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा हवाला देते हैं। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में थोड़ा आपको जानकारी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये खबरें कैसे ट्रेंड कर रही। वॉशिंगटन पोस्ट जो अखबार समूह 2013 में, इस वॉशिंगटन पोस्ट और इनके जो आनुषंगिक प्रकाशन कंपनियां हैं, जो विभिन्न और भी आनुषंगिक प्रकाशन का काम करती हैं, वो भी मैगजीन, सप्लीमेंट्री वगैरह, और जो दूसरे भी अखबार हैं, पूरा वॉशिंगटन पोस्ट को 2013 में अमेजॉन, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेजॉन के मालिक
जेफ बेजोस ने खरीद ली। और जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को उसकी जो कीमत थी उस कीमत पर नहीं खरीदा। जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को 4 गुना कीमत देकर के खरीदा है, 4 गुना। मित्रों, उसी वक्त यह शंका हो रही थी कि जेफ बेजोस आखिर में इतना मेहरबान क्यों है, और जब ये कहानी शुरू हुई कि जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद रहा है, तो बहुत सारे पर्दे उठने शुरू हुए। अडानी पर आने के पहले जरा इस वॉशिंगटन पोस्ट के इतिहास को खंगालते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या क्या काम करता है और कैसे ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को एक प्रकार से अपने आर्टिकल्स के माध्यम से मीडिया के नाम पर दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने झांसे में लेती है, उसके खिलाफ अभियान चलाती है। पहले इस वॉशिंगटन पोस्ट का पहले पूरा आकलन पहले कर लीजिए, फिर अडानी पर आएंगे कि कैसे वो अडानी पर आए। वॉशिंगटन पोस्ट के एक बहुत ही नामी पत्रकार हुआ करते थे जमाल खशोगी। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बनाया हूं, लेकिन आज जिक्र करना बहुत जरूरी है। जमाल खशोगी सऊदी अरब के रहने वाले थे। वहां से माइग्रेट किए, वो अमेरिका गए। अमेरिका में वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखना शुरू किया और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। जमाल खशोगी का एक ही काम था, अपने देश के कट्टरपंथियों के खिलाफ रिपोर्ट करना। कट्टरपंथियों के खिलाफ रिपोर्टिंग शुरू भी हुई शुरू में, लेकिन बाद में जो थोड़ा बहुत मॉडरेट हो रहा था सऊदी अरब, उसके ही खिलाफ पड़ गए। माननीय जमाल खशोगी साहब अपने ही देश के मॉडर्न विचारों के खिलाफ लिखना शुरू किया। कैसे? सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी के प्रिंस हैं, उन्होंने कोशिश की कि हमारा जो सऊदी अरब है इसमें बड़ा ऑर्थोडॉक्स है। हमारे जो मुस्लिम बिरादर हैं, वो मुस्लिम बिरादर जो हैं उनमें ऑर्थोडॉक्स भरा हुआ है, तो इनको थोड़ा सा लिबरल किया जाए, डेमोक्रेटिक बनाया जाए, दुनिया भर के निवेश को आमंत्रित किया जाए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम था नियोम। सऊदी अरब में वो एक शहर बसाना चाहते थे, जो शहर दुबई से भी बहुत आगे और दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड स्टेट होता, तो शहर होता टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड शहर, मतलब मॉडर्न, पूरी तरह से मॉडर्न, साइंटिफिकली मॉडर्न शहर होता वो। हालांकि वो प्रोजेक्ट खताई में पड़ गया। मोहम्मद बिन सलमान इसके लिए पूरी दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित किया और उनको लग रहा था कि अगर हम सिटी को एक मॉडर्न आउटलुक देते हैं तो ये जो ऑर्थोडॉक्स है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का, ये स्वतः खत्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी सोच थी मोहम्मद बिन सलमान की, वो चाह रहे थे ऐसा करना, लेकिन कट्टरपंथियों के समर्थकों ने और मौलानाओं ने, मौलवियों ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। सऊदी अरब जानते हैं आप, सऊदी अरब में मक्का मदीना है, तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम तो उस जमाने में जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है मॉडर्न और डेवलप्ड सिटी बनाने की। विरोध, और उसी के आधार पर जमाल खशोगी ने बजाबता मोहम्मद बिन सलमान के इस प्रयास को पंचर करने के लिए सैकड़ों रिपोर्टाज किए, सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे और कहा कि मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट में न जाने क्या क्या काम कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, सऊदी अरब को पूरी दुनिया के लिए खोला जा रहा है,
वहां की सभ्यता नष्ट हो सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई। कभी इधर के भी बारे में लिखते थे, कभी उधर के भी बारे में लिखते थे। अब इससे होता यह था कि मोहम्मद बिन सलमान एक तरफ तो इन्वेस्टर को बुला रहे थे, दूसरी तरफ सऊदी अरब का जो सिचुएशन था और मोहम्मद बिन सलमान का जो नेगेटिव पॉइंट थे, उसको वो अपने आर्टिकल में जगह दे करके इनकी डीब्रांडिंग कर देते थे। तो इनको लगा कि ऐसा ऐसा अभियान कहां चल रहा है। तो वो अभियान मोटे तौर पर जिस अखबार में चल रहा था, जिसको आप लब्ध प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर कहते हैं, दैट वाज वॉशिंगटन पोस्ट। तो वॉशिंगटन पोस्ट में जमाल खशोगी रिपोर्ट करते थे, इससे मोहम्मद बिन सलमान नाराज थे। 2018-19 में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर, क्या एक्सपोजर हुआ? जमाल खशोगी नहीं, मोहम्मद बिन सलमान और जेफ बेजोस की एक मुलाकात होती है अमेरिका में एक प्राइवेट पार्टी में। और अभी मैं आ रहा हूं अडानी पर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, तभी मैं अडानी की तरफ आऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा टूल किट क्या करता है। तो मोहम्मद बिन सलमान और जेफ बेजोस की मुलाकात होती है, अमेजॉन के मालिक की मुलाकात होती है, वहां पर टेलीफोन नंबर एक्सचेंज होते हैं। मतलब जेफ बेजोस का पर्सनल नंबर मोहम्मद बिन सलमान के पास आ जाता है। और 2018 में मोहम्मद बिन सलमान के ही द्वारा कहा जाता है कि जेफ बेजोस का मोबाइल हैक हो जाता है और उस मोबाइल के हैकिंग का कारण बनते हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब वो एक अलग प्रक्रिया है कि उन्होंने उसको मैसेज भेजा और उस प्रकार से उनके मोबाइल को हैक कर लिया। ये बड़ा वितंडा हुआ, बहुत माहौल बना। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के मोबाइल से जो डेटा आया था, उसके बाद से ही जेफ बेजोस का मोबाइल हैक हो गया। खैर, अब वो तकरार चलता रहा। मतलब उसके बाद जेफ बेजोस को मोहम्मद बिन सलमान ने संदेश दिया कि साहब देखिए, आपके यहां वॉशिंगटन पोस्ट अगर नियोम प्रोजेक्ट के बारे में या हमारे खिलाफ इस तरीके का ही दुनिया भर में दुष्प्रचार करेगा, तो आप समझ लीजिए हम आपको भी ठीक से रहने नहीं देंगे। और फिर जेफ बेजोस की गर्लफ्रेंड, जेफ बेजोस के कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स, इस सबको वहां की एक जो अखबार समूह है, छोटा अखबार समूह है, लेकिन इस तरह के फोटोज को वो रिलीज करने का बड़ा पुराना अनुभव रहा है अमेरिका में, उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। और फिर बहुत हद पिटी जेफ बेजोस, और बाद में जेफ बेजोस को माफी मांगनी पड़ी, संपादकीय लिखना पड़ा। संपादकीय लिखना पड़ा कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिस तरह से हमारे खिलाफ ये पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। मैंने रेफरेंस आपको इसलिए दिया मित्रों कि मोहम्मद बिन सलमान को किस प्रकार से वॉशिंगटन पोस्ट ने डिफेम किया और मोहम्मद बिन सलमान का जो नियोम प्रोजेक्ट है आज भी उसका खामियाजा भुगत रहा है। हालांकि बाद में जमाल खशोगी की हत्या हो जाती है और उसमें कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी जो जर्नलिस्ट थे उसकी हत्या में अहम भूमिका निभाई। वो शादी करने के लिए वो आ रहे थे, फिर वो टर्की गए, वहां पर उनको लीबिया और टर्की होते हुए टर्की से उनको कुछ अपने कागजात बनाने थे, वहां पर पाए उनकी हत्या। वो एक अलग विषय है, उसमें जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, उस पर मैं अलग से डिटेल बताऊं। मैंने जेफ बेजोस का जिक्र क्यों किया, क्यों वॉशिंगटन पोस्ट का जिक्र किया? जेफ बेजोस और वॉशिंगटन पोस्ट क्या इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग बड़े कॉरपोरेट घरानों को टारगेट करने का काम करता है? क्या उनका अखबार समूह करता है? क्या जेफ बेजोस का इशारा मिला हुआ है? जेफ बेजोस किसी जमाने में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। अब याद कीजिए कि किसी जमाने में भारत का भी व्यक्ति दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और उस व्यक्ति का नाम था गौतम अडानी। अडानी समूह भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन गया, सबसे रिच कंपनी बन गई, रिच व्यक्ति बन गए गौतम अडानी। जिस प्रकार से कि जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। अब क्या ये कॉरपोरेट राइवलरी है? ये क्या कॉरपोरेट वॉर है जो दोनों के बीच में छिड़ा हुआ है? और इस तरह से एक कॉरपोरेट दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने
अपने शक्ति का, अपने संसाधन का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो खबर छापी है वो पूरी तरह से तथ्य से परे है, सत्य से परे है, झूठ पर आधारित है। पूरा एक प्रकार से विशियस, मालाफाइड, अल्टीरियर मोटिव से वो आर्टिकल को उसमें पब्लिश किया गया। क्या जेफ बेजोस इसके लिए माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे माफी, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट किया वो आधा नहीं, 5% भी सच नहीं है, 10% भी सच नहीं। अगर वो उस पूरे रिपोर्ट में बाकी चीज भी का भी पब्लिश किए होते तो शायद इस तरह का आरोप जेफ बेजोस की कंपनी, जिस जेफ बेजोस के मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट पे नहीं लगता। क्या है साहब? उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने और जो वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी है उनके इन्फ्लुएंस से एलआईसी ने $3.9 बिलियन, मतलब कई हजारों करोड़ का निवेश किया है अडानी समूह। और उसका लबोलुआब यह है कि ये पब्लिक मनी है लाइफ इंश्योरेंस के पास, और उसको उन्होंने निवेश कर दिया अडानी में। मित्रों, सच ये नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि एलआईसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, मतलब एलआईसी के पास जो पैसा जाता है वो एलआईसी दुनिया, भारत की 500 बड़ी कंपनियों में निवेश किए हुए, और उसमें से भी जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं उसमें टाटा भी है, इंफोसिस भी है, रेलवेज है। इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने निवेश किया है। उससे अधिक शेयर टाटा में है। अडानी समूह में 1% का निवेश है। जो टोटल निवेश का जो पोर्टफोलियो है एलआईसी का, अगर 5-15 लाख करोड़ का निवेश है मान लीजिए, तो उसमें से 1% से भी कम का निवेश अडानी समूह में। 4%, 5% के निवेश से ये टाटा में निवेश किए, अन्य कंपनियों में एलआईसी ने निवेश किया हुआ। अब इसको कहते हैं टूल किट। कैसे? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। तब तक आपने बजा दिया, हमने गलत रिपोर्ट छाप दी, अब उसको प्रचारित करना शुरू किया, आप डिफेम हो गए, आपका शेयर वैल्यू नीचे चला गया। जैसे ही डिस्प्यूट पे अडानी समूह आया कि जो शेयर खरीदने वाले हैं, निवेशक हैं, वो अलर्ट हो गए कि पता नहीं इनका क्या होगा, कौन सा इंक्वायरी इनके खिलाफ शुरू हो जाएगा, इनकी कंपनी बैठ जाएगी। शेयर नीचे आ गया। शेयर नीचे आ गया तो लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का लॉस हो गया कंपनी। अब फिर उस लॉस को गेन करने में इनको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब लॉस हो गया तो उधर जो है दुनिया के अरबपतियों में या अमीर लोगों में इनका रैंकिंग फिर नीचे चले जाएगा। तो उस वॉर जो है कि दुनिया के अमीर लोगों में संपत्तिवान, अच्छा वो क्यों होता है साहब? वो इसलिए होता है क्योंकि शेयर मार्केट में इसका खेल होता है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है शेयर मार्केट में, क्या आप सबसे अमीर हो रहे हैं। अमीर हो रहे हैं का मतलब आप कमा रहे हैं पैसा। कमा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं। और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप अमीर हो रहे हैं, रैंकिंग में आपका आ रहा है 1 to 10, 1 to 5, 1 to 20, जो कुछ भी रैंकिंग है, उसके हिसाब से जब आपकी रैंकिंग राइज कर रही है तो आपका शेयर भी राइज करेगा। ये गॉट इट? इसका पूरा सीधा संबंध है। यूं ही नहीं होता है कि अगर आपकी रैंकिंग नीचे हुई और आपका शेयर ऊपर चला जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आपकी रैंकिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कंपनी फायदे में है, कंपनी पैसा कमा रही है। और अगर कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी फायदे में जा रही है, तो जो सामान्य निवेशक हैं उनको लगता है कि यहां निवेश करना हमारा सुरक्षित रहेगा। तो अगर वो 100 रुपए का शेयर है तो वो फटाक से खरीद लेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि कल ये 200 रुपए का हो जाएगा। अगर 2000 का है तो कल ये 4000 का हो जाएगा। तो उनका निवेश बढ़ेगा, फिर निवेश बढ़ेगा उनका, फिर पोर्टफोलियो मजबूत होता चला जाएगा। तो ये जो कॉर्पोरेट वॉर है वो इसी तरह के कि मीडिया के रिपोर्ट के माध्यम से एक कॉर्पोरेट वॉर लड़ा जाता है। आम जन को यह मालूम नहीं। आम जन सोचते हैं कि अरे देखिए मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी अडानी जी के
प्लेन में यात्रा कर रहे थे और इसीलिए मोदी जी अडानी जी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आम जन को सिंपल भाषा में ये कह देगा, पूरी जो अपोजिशन बैटरी है वो खड़ी हो जाएगी और पूरा पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। तो अब जरा सा इसको भी आप देखिए कि इनका असली चेहरा मैं जरा सा आपको एक्सपोज करता हूं, जरा देखिए कितना कितना क्या क्या शेयर है। एलआईसी के पास अडानी के 4% करीब 60,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर हैं। अब इसमें भी आंकड़ा बहुत फिक्सस है। निवेश के कुल 2.6 लाख रुपए कर्ज के 2% से भी कम है। ये पता नहीं, इस तरह की रिपोर्टिंग आती रहती है लेकिन बहुत कम है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, टोटल जो निवेश है भारत की टॉप 500 कंपनियों में, भारत की टॉप 500 कंपनियों में एलआईसी का निवेश है। 2014 से 2014 में 1.56 लाख करोड़ का टोटल निवेश था एलआईसी का 2014। 2014 के बाद अब वर्तमान में 10 गुना बढ़ करके 15.6 लाख करोड़ का हो गया है टोटल निवेश वैल्यू एलआईसी का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एलआईसी के पास जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे जो विभिन्न कंपनियों में निवेश कर रही है एलआईसी, उस निवेश पे एलआईसी को डिविडेंड मिल रहा है, एलआईसी को फायदे हो रहे हैं। तभी तो एलआईसी 10 वर्ष में लगातार निवेश को बढ़ाता जा रहा है। 2014 के पहले निवेश का आंकड़ा था 1.5 से 5.6 लाख करोड़ और 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में यह आंकड़ा 15.6 लाख करोड़ का हो गया। और खाली ये, अब देखिए अश्वत्थामा हतो नरोबा कुंजरो जो मैंने बताया वो, उसमें अश्वत्थामा की तो मौत हुई, लेकिन अश्वत्थामा कौन, हाथी मरा या अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र मरा? तो ये आप खोजते रहे, तब तक तो उनका शेयर खत्म हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया, इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, मोदी ने अडानी को पैसा दे दिया और एलआईसी का पैसा दे दिया, गरीब लोगों का पैसा दे दिया, ये प्रचार हो गया। तब तक अडानी का शेयर नीचे चला गया। देश के ग्रोथ, सवाल यहां अडानी का नहीं है। आप ये, मैं अडानी के ऊपर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं टूल किट का, कि ये जो फाइनेंशियल माफिया है, ये जो टूल किट है, वो किस प्रकार से भारत को गुमराह करते हैं। ये आज अडानी है, कल टाटा हो सकता है, कल बजाज हो सकता है, कल कोई और बिजनेस घराना हो सकता है, किसी के भी खिलाफ ये जा सकते हैं कि इनका कॉर्पोरेट वॉर चलते रहता है। और आम जन को दिमाग में आता है कि किसी से किसी को नाम जोड़ करके तब तक उनको पॉलिटिकल एक मुनांजा मिल जाता है, पॉलिटिकल लाभ होता है, और दूसरा उस ग्रुप को आप नीचे कर देते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में जो आम शेयर होल्डर्स हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाता है। वो लगाता है करे अडानी के बारे में फिर आ गया कि इनको मोदी ने पैसा दे दिया, पता नहीं क्या इंक्वायरी होगी, अदालत कोर्ट में चला जाएगा मामला, फिर इंक्वायरी होगी, जांच हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हंगामा मचेगा, शेयर वैल्यू कम हो जाएगा। हो भी जाता है, शेयर वैल्यू कम हुआ, हजारों लाखों करोड़ रुपया डूब गया। इस तरह से कॉर्पोरेट वॉर करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की पूरी प्लानिंग 7 समंदर पार से बैठ करके किया जा, हर तरफ से अटैक करो। मोदी अगर पॉलिटिकली देश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं तो मोदी को अटैक करो, मोदी पर अटैक कर दो। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई भारत में तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। यह बात सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो मार्जिनलाइज्ड है उनको बहुत फायदे नहीं हुए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाई, आलोचना के बहुत सारे आधार हैं, सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। इस तरह से बैड टैक्टिक्स अपना करके, षड्यंत्र करके, खड्यंत्र करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना, और खास तौर से जहां इकोनॉमिक, अडानी आज का नहीं है, अडानी कांग्रेस सरकार के समय में आगे बढ़ी। कांग्रेस को खुद पूछना चाहिए। अब इसको वॉशिंगटन पोस्ट नहीं छाप रही है कि कितना परसेंट एलआईसी का शेयर है किन किन कंपनियों में, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रही। एलआईसी के पास अडानी के इतने परसेंट शेयर, 60,000 करोड़ रुपए बिल के शेयर है, जबकि रिलायंस में
4% अगर मान लीजिए या 2% रख लीजिए, लबोलुआ अब यह है कि रिलायंस में 6.94% यानी करीब 1.33 लाख करोड़ का निवेश है। निशाना देख रहे हैं आप? उसी एलआईसी कंपनी का निवेश कहां है? रिलायंस में 1.33 पॉइंट का। उसका जिक्र नहीं हुआ वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट नहीं। आगे देखिए, आईटीसी लिमिटेड में उनके हिसाब से 15.86%, 82,000 करोड़। अब ये आंकड़ा मैं उनके हिसाब से कि उनका कितना था, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उसके हिसाब से 82,000 करोड़ रुपया। एचडीएफसी बैंक में 64,725 करोड़ रुपए। एसबीआई में 9.59%, 79,361 करोड़ रुपए। एसबीआई बैंक में भी एलआईसी का निवेश है, एचडीएफसी बैंक में भी एलआईसी का निवेश है। टीसीएस में सबसे अधिक निवेश है एलआईसी का। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी में सबसे अधिक निवेश। अब आप सोचिए कितने का? 5.7 लाख करोड़ का निवेश है टीसीएस। लेकिन टीसीएस के बारे में किसी ने सवाल नहीं उठाया। अडानी के बारे में उठाया। टीसीएस में 5.7 लाख करोड़ का, एसबीआई में 79,361 करोड़ का, एचडीएफसी में 64,725 करोड़ का, आईटीसी में 82,800 करोड़ का, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.33 लाख करोड़ का और अडानी में 60,000। इसको कहते हैं टूल किट। और इसके अलावा अभी आपको एशिया के नहीं, दुनिया के जो टॉप 10 बड़े अमीर हैं उसमें एलोन मस्क, टेस्ला, लैरी एलिसन ओरेकल, मार्क जुकरबर्ग मेटा, जेफ बेजोस चौथे नंबर पर हैं और गौतम अडानी 27वें नंबर पर है। 17वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। अब देखिए इनको, जो गौतम अडानी कभी दूसरे नंबर का था दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में से, वो अभी 27th पोजीशन पे है। पहले नंबर पर एलन मस्क, दूसरे पर लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी पेज गूगल वाले और सर्गी ब्रिन ये गूगल वाले, बर्नार्ड अर्नोल्ड, एलएमबीएच, एलएमएमएच, एलबीएमएच और जेनसन हुआंग, एनवीडिया। अब देखिए एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी हो गई है आज के दिन। सबसे बड़ी कंपनी जॉनसन हुआंग जो कोरियन थे और बाद में अमेरिका में शिफ्ट, एनवीडिया वो सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। स्टीव वॉलमर माइक्रोसॉफ्ट, माइकल डेल टेक्नोलॉजीज, मुकेश अंबानी रिलायंस 9.48 बिलियन, गौतम अडानी 6.22, अडानी ग्रुप 27वें नंबर। अब आप बताइए कि ये इस तरह का टूल किट तैयार किया है। अब देखिए अब टूल किट करता क्या क्या है, कैसे प्रसारित करता है। एक आर्टिकल छपा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बस मैं खाली आर्टिकल का हेडर पढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं। अडानी एक ब्लैक होल है, अंदर जो कुछ भी जाता है वो कभी वापस बाहर नहीं आता और ब्लैक होल की भूख कभी मिटती नहीं। इस तरह का विशियस कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रहा है। इस तरह का विशियस कैंपेन चल रहा है और बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं। टीसीएस वालों से पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं जिसमें सबसे अधिक निवेश है एलआईसी। एचडीएफसी बैंक से नहीं पूछ रहे हैं, एसबीआई से नहीं पूछ रहे हैं, रिलायंस से नहीं पूछ रहे हैं, टाटा वालों से नहीं पूछ रहे हैं, अडानी से पूछ रहे हैं। निशाना क्या है? अडानी बिल्कुल निशाना। और ये फैक्ट्स है जो मैंने आपको दिखाए, कहीं भी किसी भी जगह उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि हमने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया कि एलआईसी के ऊपर हम अपना इन्फ्लुएंस करके अडानी को कहें आप पैसा दे दीजिए। कोई रिकॉर्ड नहीं। अडानी ने कहा कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आप बताइए। हिंडनबर्ग के बारे में आपको बता चुका हूं कि हिंडनबर्ग कंपनी बनी, खड़ी हुई, रिपोर्ट बना और वो कंपनी अब बंद हो गई।
कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आप इसको समझिए। 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अगर लगा करके लाख करोड़ रुपए स्वाहा करना हो तो क्या भेजा है। लाखों करोड़ का अगर वॉर जीतना हो, 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा दो। कैसे प्रोजेक्ट लगाओगे? तो फिक्सस कोई डेटा लाओ, उसको इस तरह से पूरे डेटा को इवेलुएट करके डाल दो और कहो कि भैया ये देखिए अडानी तो इस तरह से खेल कर रहा है, सरकार के साथ मिलकर खेल कर, इस तरह के खेल चल रहे हैं। तो मोदी एक जगह नहीं घिरे, मोदी को घेरने के लिए पूरा का पूरा कुनबा, जो कि बिल्कुल तथ्यहीन, सत्य से परे, झूठ के आधार पर अपने ये ताश का महल बना रहे हैं, संपूर्ण रूप से झूठ। अगर ये सच होता तो मैं पहला आदमी होता जो इस पूरे मुद्दे को पूरी तरीके से आपके सामने खोल कर रख देता। जब मैंने देखा, मैंने इसको डीप जाकर के स्टडी किया, तो पता चला ये तो पूरा फिर वही टूल किट का खेल चल रहा है, फिर वही खेल चल रहा है, हिंडनबर्ग वाला, फिर वही खेल शुरू हो गया। मित्रों, ये पूरा का पूरा टूल किट अडानी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, ये अडानी के बहाने मोदी को हार्म। मैं हैरान, जयराम रमेश जैसे लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी साख खोती जा रही है। साख विहीन राजनीति करेंगे आप तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि एलआईसी ने सारी कंपनियों में निवेश किया है, लेकिन अडानी में जो निवेश कर रहे हैं वो सरकार कर रही है। आप ऐसा बोलिए, ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे? लोगों को यह पता चलने ही नहीं दो कि एलआईसी ने बाकी कंपनियों में भी निवेश किया। आखिर में एलआईसी आपको रिटर्न कैसे देती है? 1 का 2 या 1 का 1.5 या 1 का 1.25 बना करके कैसे पैसा देती है? उनके पास जो पैसा होता है वो ओपन मार्केट में वो लगाती है, मतलब अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है। एलआईसी को जब पता रहता है कि भाई इस कंपनी की अच्छी कमाई हो रही है, इस कंपनी के शेयर में पैसे लगाए जा सकते हैं, इस कंपनी को पैसे दिए जा सकते हैं, ये हमें कमा करके दे देगा, क्योंकि एलआईसी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठा करके नहीं रखी है। आप समझ रहे हैं, एलआईसी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका कोई अपना कोई पावर जनरेट नहीं कर रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या कोल माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट में एलआईसी इन्वॉल्व नहीं है। एलआईसी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। एलआईसी आपके पैसे को लेती है और आपको गारंटी करती है कि हम आपके पैसे को 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो वो एग्रीमेंट होता है कि भाई आपके इस पॉलिसी में अगर आप हमें पैसा देंगे, इस पॉलिसी का ये यील्ड देंगे, ये हम आपको लाभांश देंगे। तो लोगों को समझ में आता है कि चलिए साहब, इतना पैसा हम लगाएंगे तो हमको इतना लाभ मिलेगा, या ये हमको सिक्योरिटी मिलेगी, लाइफ की सिक्योरिटी मिलेगी। तो उस तरह से पैसा एलआईसी को दिया जाता है। सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, सरकारी कंपनी। अब वो लाइफ इंश्योरेंस की सरकारी ही कंपनी क्यों ना, वो सरकार के पास पैसे लेकर के बैठ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। पैसे लेकर के वो मार्केट में लगाएगी और फिर उसका अपना ऑडिट का स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है, और उस ऑडिट से गुजर करके एलआईसी कंपनी को पैसा देती है। वो फाइनेंस की कंपनी है, उनको मालूम है कि हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हमने जनता से पैसे लिए हैं, हम डूब जाएंगे तो क्या होगा। वो सोच समझ करके पैसा लगाती है। तो टीसीएस में अगर 5 लाख करोड़ का निवेश किया है तो वो सोच समझ के लगाया कि भाई इतने दिनों तक टाटा कंसल्टेंसी का ग्रोथ होगा, उसमें ये रिटर्न आएगा, इनमें लगा दो पैसा। अब इतना ही नहीं, अडानी को देखिए कहां कहां से मिल रहा है। खाली भारत से नहीं, खाली भारत से नहीं मिल रहा है। एथेना इंश्योरेंस करके जो अमेरिकी कंपनी है, एथेन करके जो अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने 5,000 करोड़ से अधिक निवेश किया है मुंबई एयरपोर्ट के लिए। अब बताइए, अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अडानी के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और भी कई जगहों पर। भारत की इंश्योरेंस कंपनी अगर की तो उसको जोड़ दिया मोदी से। ट्विस्ट कर दीजिए रिपोर्ट।
थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए कि मोदी अडानी से अपनी दोस्ती का फायदा पहुंचा रहे हैं, अडानी को अपनी दोस्ती का। कौन? मोदी जी। एक ट्विस्ट करके दीजिए और डिफेम कर दीजिए मोदी को भी और अडानी को। मोदी अगर अडानी को मदद पहुंचा रही है, आपके पास साक्ष्य हो, आउट ऑफ बॉक्स पहुंचा रही है, आप जरूर ग्रिल कीजिए। लेकिन आप ऐसी खबर जो एलआईसी ने अडानी को पैसा दिया, लेकिन एलआईसी ने टीसीएस को पैसा नहीं दिया, एलआईसी ने एसबीआई को पैसा नहीं दिया, एलआईसी ने एचडीएफसी को पैसा नहीं दिया, ये छुपा गए। इसको कहते हैं टूल किट, इसको कहते हैं झूठ, इसको कहते हैं अश्वत्थामा हतो नरोबा कुंजरो। इस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। इस टूल किट से सावधान रहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जो पत्रकार इस तरह का धंधा कर रहे हैं वो एक्सपोज्ड है, पूरी तरह से वो एक्सपोज्ड है। वो किस प्रकार से दलाली वो लोग करते हैं, कैसे अपना काम निकालते हैं, अपना परिवार का काम निकालते हैं, अपने पत्नी को सांसद बनवाते हैं, खुद पैसे कमाते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ के दिल्ली में बंगले खरीदते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इनकी प्रामाणिकता पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। ऐसे लोगों के रिपोर्ट को बिलीव करने के पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, वरना ये जो जो कैंपेन है, विशियस कैंपेन, मोदी को और अडानी को बदनाम करने की, ये ठीक नहीं है। ये भारत के आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक नहीं है और राजनीतिक स्थिति के लिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात अंतर तक पहुंची होगी और आप मेरी बात पर भी यकीन मत कीजिए, आप पड़ताल कीजिए, आप जांचिए कि भाई एलआईसी ने खाली अडानी को पैसा दिया या और किसी को पैसा दिया, और अगर और किसी को पैसा दिया तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो फिर इंटेंशन क्या है वॉशिंगटन पोस्ट? फिर जेफ बेजोस, मोहम्मद बिन सलमान, जेफ बेजोस और अडानी, ये क्या कॉर्पोरेट वॉर है? या उस कॉर्पोरेट वॉर के माध्यम से पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की तरफ कोई खेल कर रहा है? ये टूल किट एक्टिव है जो मोदी को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करो, मोदी को बदनाम करो। मित्रों, ये बदनामी का खेल अगर आप खेलते रहेंगे, मैं उन पत्रकारों से, मैं उन क्रिकेट के लोगों से कह रहा हूं, आप अपनी साख दबाएंगे। आपको मोदी की आलोचना के लिए बहुत सारे आधार मिल सकते हैं। आप आलोचना कीजिए, आपको उस पर आपकी लोग तारीफ भी करें। मैं भी मोदी की आलोचना करता हूं, तथ्यों पर करता हूं, साक्ष्यों पर करता हूं और सत्य पर आधारित करता हूं। और मजाल नहीं है कि मोदी और उनकी टीम का कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर आक्षेप लगा कि मैं कोई दुर्भावना से ऐसा करूं। बिल्कुल नहीं। स्वस्थ डेमोक्रेसी में आपको आलोचना का अधिकार है, अपनी सरकार का, राजनीतिक पार्टी का, सत्तासीन लोगों का पूरा अधिकार है, आप करिए। लेकिन तथ्यहीन आलोचना, कैंपेन विशियस बदनाम करने के लिए ये अनुचित है, ये काम मत कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।